गृह मंत्री अमित शाह अमृत कलश यात्रा का आज शुभारंभ। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के रंग भवन में करेंगे शुभारंभ। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरे दिन की बैठक में 28 दलों के नेता होंगे शामिल। 7 राज्यों के सीएम दूसरे दिन की बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक आज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होगी बैठक। तमाम बड़े दिग्गज नेता होंगे शामिल। भगवंत मान की चेतावनी दरकिनार। आज से पटवारी करेंगे हड़ताल। एस्मा को अदालत में देंगे चुनौती। बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ। 1 से 30 सितंबर तक चलेगा महाअभियान। महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देगी धामी सरकार। बाल देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर लगेगी आज मुहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। बात करते हैं खबरों की, जहां खबर आ रही है दिल्ली से। बीजेपी की दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक आज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होगी बैठक। कॉल सेंटर स्थापित करने को लेकर होगी वर्कशॉप। देश भर में पार्टी के कॉल सेंटर स्थापित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे वर्कशॉप का उद्घाटन। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। राज्यों के पार्टी की आईटी सेल के नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होगी बैठक। बता दें कि कॉल सेंटर स्थापित करने को लेकर होगी वर्कशॉप। देश भर में पार्टी के कॉल सेंटर होंगे स्थापित। देश भर में पार्टी के कॉल सेंटर किए जाएंगे स्थापित। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे वर्कशॉप का उद्घाटन। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव होंगे शामिल। राज्यों के पार्टी के आईटी सेल के नेता भी होंगे शामिल। खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक आज। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा का जो चुनाव है वो करीब है, जिसे देखते हुए सारी पार्टियां अपनी कमर कस रही है। और वही बात करें बीजेपी की सत्ता पार्टी की, तो आज वो एक पूरे देश में कॉल सेंटर को स्थापित करने के लिए एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है इस वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठक बीजेपी के मुख्यालय में होगी। और यहाँ पर पूरे देश के, मैं बात करूंगा राज्य भर के जितने भी आईटी सेल के जुड़े हुए अधिकारी हैं या ये कहे कि नेता हैं, वो आईटी सेल के जितने भी लोग हैं वो वहां पर मौके पर जो है इस आईटी सेल का जो विशेष तौर पर जो मकसद है वो ये है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं से जुड़ने के लिए ये 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर का आयोजन किया जा रहा है। जी, साथ ही जो ये बैठक है, इस बैठक का शुभारंभ कितने बजे से होगा? साथ ही इस बैठक में अमित शाह के अलावा और भी कौन कौन से मंत्रीगण शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये बैठक है वो लगभग शाम को 4 बजे के आसपास बताई जा रही है। और इसमें अहम भूमिका जो आईटी सेल के या बीजेपी के महासचिव है विनोद बंसल होंगे, और केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव होंगे। और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव जो है जेपी नड्डा होंगे। और इसके अलावा कई ऐसे मौके पर मंत्री या ये कहे कि अधिकारी मौजूद होंगे, और जिनका विशेष मकसद ये होगा कि जब 200 से ज्यादा कॉल सेंटरों का जो स्थापित होने हैं उसमें जो 18 से 20 हजार लोग काम करेंगे 24 घंटे, वो मतदाताओं को कॉल करेंगे या ये कहेंगे इंफॉर्मेशन देंगे। कई तरीके से मतदाताओं के साथ जुड़ाव करने का जो मकसद है वो बीजेपी का कहीं ना कहीं ये कॉल सेंटर पूरा जरूर करता हुआ दिखाई देगा। प्रवेश, साथ ही लोकसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो उसको लेकर आज बैठक में कॉल सेंटर की शुरुआत की जाएगी, उसका शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा भी क्या किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, लगातार लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण बीजेपी नई स्ट्रेटजी बना रही है। नई मैं बात करूं जो है बैठकें कर रही है। और सबसे अहम बैठक जो है बार बार दिल्ली में हो रही है। और
दिल्ली का जो मैसेज है वो लगभग पूरे देश में जाता है। इसीलिए विशेष तौर पर जो है पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है और उसमें जो कॉल सेंटर खुलेंगे उसमें एक रणनीति ही तैयार की जाएगी। जितने भी लोग वहां पर मौजूद होंगे उनको एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं बीजेपी से जुड़े जितने भी लोग हैं या कार्यकर्ता हैं वो इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति का विशेष हिस्सा बनकर आगे की जो तैयारियां है या ये कहें कि कॉल सेंटर किस प्रकार से काम करेगा या किस प्रकार से लोगों से जुड़ेगा या ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो ये कॉल सेंटर काम करेगा उसको लेकर चर्चा की जाएगी और दिशा निर्देश के साथ साथ उनको कई प्रकार की जो है मैं आपको बता दूं जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज बीजेपी 200 से ज्यादा कॉल सेंटर्स का शुभारंभ करेगी। इस बैठक में अमित शाह मुख्य रूप से पहुंच रहे हैं, साथ ही अन्य मंत्रीगण भी शामिल होंगे। कॉल सेंटर स्थापित करेगी बीजेपी, इसको लेकर वर्कशॉप होनी है। मुख्य रूप से IT सेल के जो हेड हैं वो आ रहे हैं, अन्य राज्यों से वो आएंगे इस बैठक में। साथ ही इस बैठक की शुरुआत शाम करीब 4 बजे के आसपास की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह इस वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। बात करते हैं दिल्ली की, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का मामला। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर आज करेगी सुनवाई। पिछले सुनवाई में पहलवानों के वकील ने लगाए थे गंभीर आरोप। महिला पहलवानों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने पर आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकीलों ने लगाए थे गंभीर आरोप। महिला पहलवानों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आज कोर्ट देगी फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर आज करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने लगाए थे कई गंभीर आरोप। महिला पहलवानों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले पर क्या राहत मिल सकती है ब्रजभूषण शरद सिंह को? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला पहलवानों ने जिस प्रकार से यौन शोषण के आरोप जो है पूर्व WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगाए हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पिछली 2 तारीखों की बात करें तो बार बार कोर्ट जो है उनके विरोध में जो पक्ष की बात है, बात करें महिला वकीलों की, उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। बार बार कोर्ट उनकी जो है जांच पड़ताल कर रहा है, गवाहों से जो है बातचीत कर रहा है या ये कहे कि उनके वकीलों की दलीलें भी सुन रहा है। और उसी पक्ष में मैं आपको बता दूं कि पिछली तारीख को जो है कोर्ट ने ये आरोप तय करने के लिए सुनवाई शुरू करने की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जो है ब्रजभूषण के वकील ने कहीं ना कहीं एक दलील डाली। उसके बाद आज की तारीख मिली थी और लगभग 12 बजे जब आज फिर से ये सुनवाई होने जाएगी तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण की मुश्किलें दिखाई दे रही है कि वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कोर्ट जिस प्रकार से ब्रजभूषण पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है ये बड़ी अहम बात है कि और ऐसा लगता है कि कोर्ट जब आज आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई करेगा तो कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कोर्ट की जो दलीलें हैं या ये कहे कोर्ट के फैसले का हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। जी साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से जो ब्रजभूषण के वकील हैं वो कोई ऐसी दलील दें कि जिसके बाद कोर्ट को आगे की तारीख देनी पड़ जाए इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए ये तो देखिए मैं आपको बता दूं ये हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है। दोनों पक्ष के वकीलों को आजादी है, दोनों पक्ष के वकील एक दूसरे को कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश करेंगे और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। और मैं बता दूं कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रजभूषण के वकील आज फिर कोई ऐसी दलील या कोई ऐसा सिक्का फिर फेंक दे कि कहीं ना कहीं तारीख लेने में कामयाब हो जाए। या इसके अलावा मैं बता दूं कोई एक रणनीति बनाकर आए और उसके बाद, क्योंकि उनके वकील जानते हैं अगर तारीख मिलेगी तो कहीं ना कहीं आरोप तय नहीं होंगे, आरोप तय नहीं होंगी तो उनकी सजा मुकर्रर नहीं होगी और तो ये मामला
थोड़ा आगे चल जाएगा, और ये इसमें इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, और उनके वकील ऐसा करने की पूरी कोशिश भी जरूर करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये तो फैसला आने पर ही पता चलेगा कि ब्रजभूषण पर शिकंजा कसता है या फिर उन्हें राहत मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज करीब 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी, जहां पर महिला पहलवानों के शोषण करने पर जो गंभीर आरोप लगे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उस पर राउंड एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से खबर बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री के घर पर युवक की हत्या का मामला। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक की हत्या का मामला। मृतक के भाई ने लगाया विकास किशोर पर बड़ा आरोप। मृतक के भाई ने मंत्री के बेटे पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, साजिश के तहत कराई गई भाई की हत्या। कहा, मंत्री का बेटा हमेशा साथ रखता था पिस्टल। कल गए तो पिस्टल साथ क्यों नहीं रखी। जो आत्महत्या की बात कही जा रही है वो गलत है। विकास किशोर घर पर नहीं थे तो बाकी लोगों को क्यों रोका। मेरे भाई का शर्ट फटा हुआ था, सर में गोली मारी गई है। कुछ इस प्रकार से मृतक के भाई ने आरोप लगाए हैं। कहा है कि मौके पर मौजूद लोगों के शर्ट पर खून के निशान थे। 2 लोगों के गर्दन के पास नाखून लगे थे। मतलब है कि गोली मारने से पहले झड़प हुई थी। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री के घर पर युवक की हत्या का मामला। मृतक के भाई ने मंत्री के बेटे पर साजिश का लगाया आरोप। मृतक के भाई ने लगाया विकास किशोर पर बड़ा आरोप। कहा, साजिश के तहत कराई गई मेरे भाई की हत्या। ये समझी बूझी साजिश है और मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। मेरे भाई की हत्या की गई है। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या विकास साजिश में शामिल हो सकता मैं कहीं भी कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपना पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था। उनका पिस्टल भी घर पे था, और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए, और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए। सब कुछ ये सोची समझी साजिश है, और मैं सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा, बस मेरे भाई को क्यों मारा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई क्यों मारा। किस कंडीशन में कहाँ लगी, क्या कोई शक नहीं है, कोई आत्महत्या? जी, गोली कोई आत्महत्या करता है तो जहाँ पर तक कहीं किसी में आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे घर का लीडर था। मेरे तीनों भाइयों, मेरी माँ का लीडर था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरे दिन की बैठक में 28 दलों के नेता शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक होगी। बैठक पर चर्चा होगी सीट शेयरिंग को लेकर। 7 राज्यों के सीएम दूसरे दिन की बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल रहेंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज बैठक में रहेंगे मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक में होगी चर्चा। 7 राज्यों के सीएम दूसरे दिन की बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक में होगी चर्चा।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जयंत चौधरी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन, ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बैठक में 28 बड़े नेता होंगे शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक में होगी चर्चा। 7 राज्यों के सीएम दूसरे दिन की बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल रहेंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज बैठक में रहेंगे मौजूद। रामगोपाल यादव, जयंत चौधरी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि इस बैठक को होटल ग्रैंड हयात में आयोजन किया गया है इस बैठक का। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर आज की बैठक में चर्चा होनी है। 7 राज्यों के सीएम दूसरे दिन की बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव इस बैठक में रहेंगे मौजूद। इनके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल भी रहेंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज बैठक में रहेंगे मौजूद। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन। दूसरे दिन की बैठक में 28 दलों के नेता होंगे शामिल। 28 दलों के नेता दूसरे दिन की बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक में होगी अहम चर्चा। बता दें कि 7 राज्यों के सीएम दूसरे दिन की बैठक में रहेंगे मौजूद। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। हेमंत राव राजस्व परिषद के नए चेयरमैन। हेमंत राव राजस्व परिषद के नए चेयरमैन। राजीव मित्तल के रिटायरमेंट के बाद हेमंत राव की तैनाती। 1987 बैच के आईएएस हेमंत राव रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन बने। अगले साल फरवरी में रिटायर होंगे हेमंत राव। एसीएस पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण आयुक्त थे हेमंत राव। सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण बने। नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बने। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। हेमंत राव राजस्व परिषद के नए चेयरमैन। संजीव मित्तल के रिटायरमेंट के बाद हेमंत राव की हुई तैनाती। 1987 बैच के आईएएस हेमंत राव रेवेन्यू बोर्ड में शामिल। अगले साल फरवरी में रिटायर होंगे हेमंत राव। एसीएस पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण आयुक्त थे हेमंत राव। सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण बने। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश का दूसरा साथी मौके से हुआ फरार। थाना फतेहपुर इलाके के जंगल में हुई मुठभेड़। इनामी बदमाश पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। थाना रामपुर मनिहारान से वंचित चल रहा था इनामी। खबर सहारनपुर से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़।
पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच हुई थी मुठभेड़। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज लेंगी बैठक। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर लेंगी अहम बैठक। थोड़ी देर में विधानसभा में बैठक करेंगी रितु खंडूरी। सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्था पर अहम बैठक। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठक। थोड़ी देर में विधानसभा में बैठक करेंगी रितु खंडूरी। सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्था पर अहम बैठक। 5 सितंबर से होना है उत्तराखंड का मॉनसून सत्र। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज लेंगी बैठक। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर लेंगी अहम बैठक। थोड़ी देर में विधानसभा में बैठक करेंगी रितु खंडूरी। सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्था पर लगेगी अहम बैठक। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की जाएगी। थोड़ी देर में विधानसभा में बैठक करेंगी रितु खंडूरी। सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर ली जाएगी ये अहम बैठक। बता दें कि 5 सितंबर से मॉनसून सत्र शुरू होना है। 5 सितंबर से उत्तराखंड का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक लेने का फैसला लिया है। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर रितु खंडूरी ले रही हैं अहम बैठक। खबर देहरादून से बता रहे हैं, थोड़ी देर में विधानसभा में बैठक करेंगी रितु खंडूरी। खबर रायबरेली से है, जहां सड़क हादसे में 1 साल के मासूम की मौत, 3 लोग घायल। सड़क हादसे में 1 साल के मासूम की मौत, 3 लोग घायल। बाइक पर सवार 1 साल के मासूम की मौके पर हुई मौत। 5 वर्ष के मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। महिला की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। सुडौली से लौटकर रायबरेली जा रहे थे बाइक सवार। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर चौराहे के पास की घटना। खबर रायबरेली से, जहां सड़क हादसे में 1 साल के मासूम की मौत। रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार 1 साल के मासूम की मौके पर हुई मौत। 5 वर्ष के मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। महिला को हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। महिला की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। सुडौली से लौटकर रायबरेली जा रहे थे बाइक से परिवार। पुलिस ने मासूम के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर चौराहे की घटना। इसी बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीमा हैदर और सचिन को बिग बॉस से आया बुलावा। ग्रेटर नोएडा से खबर हम आपको बता रहे हैं, कपिल शर्मा शो में भी सीमा हैदर, सचिन को बुलाया गया। सीमा हैदर और उसके वकील ने बयान जारी कर किया दावा। ऑफर मिला, लेकिन अभी जाने की स्थिति में नहीं। सीमा हैदर ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि ऑफर मिला है, फिलहाल अभी जाने की स्थिति में नहीं है। सीमा हैदर और उसके वकील ने बयान जारी किया। ऑफर मिला, लेकिन अभी जाने की स्थिति नहीं। सीमा हैदर के एडवोकेट एपी सिंह ने भी बयान किया जारी। कानूनी जांच के चलते जाना संभव नहीं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां सीमा हैदर और सचिन को बिग बॉस से आया बुलावा।
कपिल शर्मा शो में भी सीमा हैदर, सचिन को बुलाया गया। सीमा हैदर और उसके वकील ने बयान जारी कर किया दावा। ऑफर मिला लेकिन अभी जाने की स्थिति नहीं। सीमा हैदर और उसके वकील ने बयान जारी कर किया दावा। ऑफर मिला लेकिन अभी जाने की स्थिति नहीं। बता दें कि कानूनी जांच के चलते जाना संभव नहीं है। कुछ इस प्रकार से वकील एपी सिंह, जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने कहा है। सीमा हैदर और सचिन को बिग बॉस सहित कपिल शर्मा शो में भी बुलावा आया है। कपिल शर्मा शो से भी सीमा हैदर और सचिन को बुलावा आया है। सीमा हैदर और उसके वकील ने बयान जारी कर किया है दावा। ऑफर मिला लेकिन अभी जाने की स्थिति नहीं। सीमा हैदर और उसके वकील ने बयान जारी कर किया दावा। ऑफर मिला लेकिन अभी जाने की स्थिति नहीं। सीमा हैदर के एडवोकेट ने भी जारी किया बयान। कानूनी जांच के चलते जाना संभव नहीं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां सीमा हैदर और सचिन को बिग बॉस से आया बुलावा। खबर कानपुर से, जहां अर्धनग्न अवस्था में मिला युवक का शव। ट्रांसपोर्ट नगर में शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। मृतक की हुई पहचान, परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। मृतक के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। ट्रांसपोर्ट नगर में शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मृतक की हुई पहचान, परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। मृतक की हुई पहचान, परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। मृतक के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने फोरेंसिक टीम से कराई जांच। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मृतक की हुई पहचान, परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। जिसमें कि तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा यहां पर आकर मौका मुआयना किया गया है। यहां पर एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति, जिसका कि नाम संतोष है, वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया देखा गया है कि उनको शरीर पर चोट है। एफएसएल को बुलाकर सभी वैधानिक कार्रवाई यहां पर की गई है। इसमें तत्काल ही अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। जिनके दो बहनें हैं, उनमें राधा है जो बड़ी बहन है, उनके लड़के हम हैं, और ये छोटी बहन के लड़के हैं, हम लोग भांजे हैं। क्या हुआ? हुआ ये कि ये थोड़ा नशेबाजी करते तो हमारे पास आते नहीं थे हम लोग के पास। तो ये यूपी ट्रांसपोर्ट भवन में ये यहीं दोस्ती यारी में यहीं आते थे, यहीं लेटते थे, यहीं बैठते थे। अब जो यहाँ के मालिक भी कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पूरा मोहल्ला जानता है कि यहाँ आते थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक ले। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इस बीच एक अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार की कवायद तेज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। तो कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। तो आज कमेटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। आम जानकारी दिल्ली से है, वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कवायद तेज हो गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कवायद तेज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। आम जानकारी आपको हम बताते हैं, इस वक्त की आम खबर, कमेटी का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। तो आज कमेटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कवायद तेज हो गई है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने की बात सामने आई है और कमेटी का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। और अब सीधा आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल आवासीय छात्र छात्राओं को एडमिशन किट वितरित कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एडमिशन किट वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत और यहां पर किट वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की आम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत किट वितरित करते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अटल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की अहम खबर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किट वितरित करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें अटल आवासीय विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों के एक रिफ्रेशर कोर्स जो उनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी मुन्नू जी, अध्यक्ष राज्य परामर्शदात्री समिति रघुराज प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, अटल आवासीय विद्यालय की महानिदेशक सुश्री निशा अनंत जी, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी नव चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्यारे बच्चों, यह एक शुभारंभ है। सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं
इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। ये संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी, इसके पीछे की मंशा क्या है। जो बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, उन बच्चों के अभिभावक के भाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे। और ये पहला सत्र प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से शिक्षकों को अपनी तैयारी, इस सभी विद्यालयों के भव्य उद्घाटन की अलग से तैयारी होगी, लेकिन पहले चरण में वहां पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इस दृष्टि से आवश्यक है। और आपने देखा होगा कि जो अटल जी कहा करते थे कि आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और उनकी इन भावनाओं के अंदर प्रवेश की प्रक्रिया में सब कुछ देखने को मिला है। ये सब कुछ देखने को मिला है। श्रमिक श्रमिक है, वो राष्ट्र का निर्माता है। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है, लेकिन उसकी जिंदगी खानाबदोश जैसी होती है, भटकता है। आज यहां है, कल दूसरी जगह चला गया। बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं, न रहने का ठिकाना है, न बच्चों को पढ़ाने का कोई व्यवस्था है। और इसीलिए पहल की गई है, इस सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा। और ये सत्र प्रारंभ होगा। यह जो टीम संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वहां काम करेगी, यह उनकी सामर्थ्य को मापने का भी एक माध्यम होगा। याद रखना, शुरुआत जैसे होगी, परिणाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जोरदार शुरुआत, संस्कारवान शुरुआत, एक राष्ट्र को समर्पित नागरिक निर्माण की एक शुरुआत। यहां से निकला हुआ छात्र जब 6 वर्ष के बाद बाहर निकलेगा तो समय अपने आप को एक स्वावलंबी नागरिक के रूप में, समर्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके, इसके लिए संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के टीम का दायित्व बनता है। जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में टीम होगी, उस टीम का दायित्व बनेगा कि वह इस कार्यक्रम को इसी ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करे। इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी नई
चीजें देनी पड़ेंगी। मैं बार बार कहता हूं, लकीर का फकीर बनने की प्रवृत्ति से हमें उभरना पड़ेगा। कुछ नयापन, नए तरीके से जो हमें स्वावलंबन से समृद्धि की ओर अग्रसर कर सके। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खोलने के लिए द्वार खोले हैं। शिक्षा भी, स्किल डेवलपमेंट भी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी। लेकिन क्या उस कैंपस में हम एक ऐसा माहौल दे सकते हैं कि शिक्षक से लेकर के विद्यार्थी तक गुरुकुल की आदर्श व्यवस्था के अनुरूप उस पूरे कैंपस का दायित्व अपने हाथों में लेकर के उसके पूरे कार्यक्रम के संचालन को भी अपने स्वतः स्फूर्त भाव के साथ करते हुए दिखाई दें? यह अटल आवासीय विद्यालय की पहचान बननी चाहिए। हमारी समस्या क्या? समस्या यह हो जाती है, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहता है। मैं देखता हूं बहुत सारी जगह सरकार संस्थान खड़ा करती है, छात्रावास की सुविधा देती है, सब कुछ देती है, लेकिन पानी की टोटी से पानी निकल रहा है, गिर रहा है। जो लोग उसका उपभोग करते हैं वो इतना अपनी दायित्व नहीं समझ पाते कि पानी का उपयोग तो हम कर रहे हैं, इस टोटी को थोड़ा बंद कर लें। सरकार सुविधा दे रही है, इसलिए मान लिया जाता है कि यह सुविधा फ्री की हो गई, लावारिस हो गई, उसको अनाथ बना दिया जाता है। जबकि उस सुविधा का उपभोग करने वालों का दायित्व बनता है कि हम इसका दुरुपयोग न होने दें, इसका सदुपयोग करें। अगर पानी गिर रहा है तो उसको बंद कर लें। टोटी खराब हो गई तो इतनी सामर्थ्य विकसित करें कि प्लम्बर जब तक आता है तब तक हम प्लम्बरिंग का काम भी सीख करके उस कार्य को स्वयं उसको ठीक करवा लें। यह है आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास। हम लोग देखते हैं भवन पे अच्छा खासा भवन बना है। आप देखिए अटल आवासीय विद्यालयों के भवन हाई क्लास भवन बने हैं, 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहां विद्यालय भी है, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज हैं, मैदान भी हैं, छात्रावास भी हैं, बालक के अलग, बालिकाओं के अलग। लेकिन देखभाल, भवन की साफ सफाई, मरम्मत, कहीं कोई बात होती है, टूट फूट होती है, किन्हीं कारणों से, भौतिक चीज है, कोई भी चीज टूट फूट हो सकती है, लेकिन उसकी तत्काल मरम्मत की व्यवस्था होना। हमें स्वयं भी सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उसकी थोड़ा बहुत हम भी सहयोग कर सकते हैं। भवन सरकार बना देती है, व्यवस्था भी दे देती है। जमीन में तो पेड़ नहीं उगते, लेकिन भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ उगे रहते हैं। कहीं पीपल है, कहीं बरगद भी उग जाता है, और फिर वह भवन जर्जर हो जाता है। फिर एक समय के बाद 15 साल 20 साल के बाद वह विभाग फिर से आवेदन कर देता, साहब हमारा भवन जर्जर हो चुका है, खंडर हो चुका है। तो मैं कहता हूं यार देखो, तुम लोगों ने जब शुरुआत की होगी तब खंडर नहीं था, तब अच्छा खासा भवन दिया था। और मैं तो ये समझता था कि तुम्हें पहले खंडर होना चाहिए था, इस भवन को नहीं खंडर होना चाहिए था। लेकिन तुम आज भी सरकार पर बोझा बने हुए हो, समाज के बोझा बने हुए हो और भवन को खंडर कर दे हो। समृद्धि की तरफ वह समाज अग्रसर होगा जो स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। अगर भवन में पेड़ जमा है उसको उखाड़ कर फेंक देना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमने वहां रहना है, हमारी आजीविका वहां से चल रही है। हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूती प्रदान करने का दायित्व उस संस्था के ऊपर है, और दायित्व उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, और उस कार्यक्रम को हमें उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा। ये व्यवस्था साथ साथ अनुशासन को हर हाल में मेंटेन करना, अनुशासनहीनता के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर, प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो,
शिक्षणोत्तर कर्मचारी हो, छात्रों का हो, छात्राओं का हो, इस स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संस्थाएं चलती भी दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार का एक स्थिति वहां पैदा करने की आवश्यकता है। अगर आप करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। जो सरकार ने क्वालिटी तय की है मेस की, वह सुविधा वहां मिले। जो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है पठन पाठन की, वह वहां लागू हो। वर्ष भर का शैक्षिक कैलेंडर सत्र प्रारंभ होने के पहले ही जारी हो जाना चाहिए। वर्ष भर में कहां कहां कब कब क्या कार्यक्रम होने हैं, और फिर यह भी तय होना चाहिए कि समय समय पर अटल आवासीय विद्यालयों की आपसी प्रतियोगिताओं को, कभी डिबेट की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी खेलकूद की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी निबंध लेखन की प्रतियोगिता हो सकती है, कभी जनरल नॉलेज से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन आपस में करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की चीजों की गतिविधियों का केंद्र भी इसके साथ बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये सब चीजें जब एक साथ चलेंगी तो आप कुछ नयापन दे पाएंगे। देश और समाज के अंदर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी रखना, देश के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, शासन की योजनाएं किस रूप में क्रियान्वित हो रही हैं, इन सबकी भी जानकारी रखना। लाइब्रेरी के प्रति बच्चों को आग्रही बनाना, उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास होना। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों को किट वितरित करने के बाद उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर उनके बेटे के दोस्त की हत्या हुई, सबके बाद अब पूरे मामले में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहती है। दिल्ली में मंत्री कहता है गोली मारो, गाली देकर। मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद के मार देता है। और अब लखनऊ की घटना ने तो एकदम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरह से मंत्री के घर में मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान सुरक्षित है, कुछ सरकार बता दे। जब मंत्री के घर में हत्या हो जाती है, मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या हुई पुलिस मान रही है, तो मुझे लगता नहीं उत्तर प्रदेश का कोई कोना सुरक्षित भी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां आप कहीं नहीं सुरक्षित हैं। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हों, और हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब अपराधी बन गए हैं, और उनको लाइसेंस दिया है योगी सरकार ने। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या है। तो केंद्रीय मंत्री के घर पर एक युवक की हत्या का ये पूरा मामला है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर एक युवक की हत्या हो गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जिस युवक की हत्या हुई वो मेरे बेटे का दोस्त था, लेकिन लखनऊ पुलिस की ओर से जो बातें सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली है। और मंत्री कौशल किशोर के घर पर देर रात तक पार्टी चल रही थी, लेकिन एक युवक की हत्या हो गई है। और मंत्री के बेटे विकास किशोर की पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पूरा वाकया क्या था अब तक ये सब सामने नहीं आया है। इसी पिस्टल से उसके दोस्त विनय की हत्या हुई है। लखनऊ पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि कौशल किशोर यानी कि केंद्रीय मंत्री के बेटे की जो पिस्टल है उससे ही हत्या की गई है। दुबग्गा इलाके में है केंद्रीय मंत्री का आवास,
और अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, राजनीतिक भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर अब सरकार को घेरा है। तो केंद्रीय मंत्री के घर पर युवक की हत्या का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर एक युवक की हत्या हुई और बताया जा रहा है लखनऊ पुलिस की ओर से ये बातें सामने आई हैं कि जिस पिस्टल से हत्या हुई वो बेटे की है। हालांकि कौशल किशोर ने इस पूरे मामले पर कहा है कि भले ही पिस्टल बेटे की है लेकिन हत्या बेटे ने नहीं की है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरोप तय करने का ये पूरा मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर सुनवाई की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने गंभीर आरोप लगाए थे। तो पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने लगाए थे गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर सुनवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आरोप तय करने पर सुनवाई से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने गंभीर आरोप लगाए थे और यह आम जानकारी, महिला पहलवानों का शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने की बात सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आम जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय करने का ये पूरा मामला आपको हम बता दें। तो आरोप तय करने का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर सुनवाई से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने गंभीर आरोप लगाए थे। तो पिछली सुनवाई में पहलवानों के वकील ने आरोप लगाए थे और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सभी चंडीगढ़ से एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा के ताबड़तोड़ दौरे, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अनुराग डांडा आज जींद और कैथल का दौरा करेंगे। तो आज जींद और कैथल का करेंगे दौरा। फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे जींद के PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और दोपहर 3 बजे अपने पैतृक गांव धनौरी में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। तो दोपहर 3 बजे धनौरी में मुलाकात होगी और दोपहर 12 बजे जींद के PWD रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोपहर 3 बजे अपने पैतृक गांव धनौरी में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे नरवाना में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी। और अगली खबर आपको भिलाई से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी भिलाई से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और गुरु नानक स्कूल में पालकों की थी शिकायत और क्लास 3 के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो कक्षा 3 के बच्चे को स्कूल से निकालने की बात, और प्रशासन ने स्कूल को किया आदेश जारी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से के न्यूज की खबर का असर हुआ है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। गुरु नानक स्कूल में पालकों की शिकायत थी और कक्षा 3 के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था। अहम जानकारी आपको हम बता दें, प्रशासन ने स्कूल को आदेश जारी किया और ब्यौरा मांगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सादिक रजा जुड़ चुके हैं। सादिक, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है यहाँ पर। सादिक, आवाज मिल रही है आपको? जी हेलो। सादिक, कक्षा 3 के बच्चे को स्कूल से निकाला गया था, लेकिन के न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। क्या है पूरा मामला? रजा, आवाज मिल रही है आपको हमारी? के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कक्षा 3 के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या पूरा मामला है? जी, एक पालक और जो स्कूल के प्राचार्य हैं मोना सिंह, उनके बीच विवाद से जुड़ा हुआ मामला था। इस विवाद के चलते हुए स्कूल में बच्चे को निकाल दिया गया था। पालक पिछले विगत 6 दिनों से परेशान थे कि
कि उनके बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं दे रहे थे। इवन बस वाले को मना कर दिया गया था, गेट मना कर दिया था। एक दिन पालक बच्चे को भेज दिए गए तो प्रिंसिपल ने उन्हें साफ साफ कहा कि मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि आप बच्चे को यहाँ से ले जाइए। बहुत शुक्रिया सादिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दिल्ली दौरा है। अहम जानकारी, एक विशेष रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। तो दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अफ्रीकी देशों के राजदूतों के लिए रात्रि भोज का विशेष कार्यक्रम है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रात्रि भोज में अफ्रीकी देशों के उपायुक्त शामिल होंगे। तो रात्रि भोज में अफ्रीकी देशों के उपायुक्त शामिल होंगे और एक विशेष रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, अफ्रीकी देशों के राजदूतों से जुड़ी अहम जानकारी, उनके लिए रात्रि भोज का इंतजाम और रात्रि भोज में अफ्रीकी देशों के उपायुक्त शामिल होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।